Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In the last session, we have discussed about the right to internet, and then we have discussed about the Supreme Court verdict on the internet shutdown. So, right to internet is a fundamental right under Article 19(1)(a) and 19(g) of the Constitution. So, if anybody is violating this right, there must be a reasonable cause for that. Is it clear? Now, next topic that we have discussed was the Supreme Court verdicts on internet shutdown. Okay, internet now it is a fundamental right. Whether this right can be violated by anybody. तो इसमें आपका क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था 2017 के रूल से. दे सेड कि जो आपकी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो सस्पेंशन रूल्स के अंडर ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि देयर कैन बी अ shutdown of the internet. Now in this session I am going to discuss trans person right to marry. Now trans person means a person who is transgender, you can say, means having a gender identity or gender expression that differs from the sex assigned at the birth. So that is trans person. Now the trans person has right to marry or not, whether it is a fundamental right or not. अर्लियर ट्रांस पर्सनस कैन नॉट मैरी. ठीक है, ये आपका वर्डिक्ट जो आया था कोर्ट का 2019 में आया था मई में कि आफ्टर सेम सेक्स मैरिज लॉ बिकम्स इफेक्टिव ऑन May 24th 2019. सो ट्रांस पर्सनस could effectively marry a person of the same registered gender. ये मादुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था. दे हैव एक्सटेंडेड द एन्जॉयमेंट ऑफ सिविल राइट्स स्पेशली दोज पर्टेनिंग टू द मैरिज टू द ट्रांस पर्सन्स. सो नाउ right to marry of the trans person is a fundamental right under Article 21. So marriage between a man and a trans woman, this marriage is valid under Section 5 of Hindu Marriage Act 1955. Is it clear? So this was the topic of trans person. Next topic is state can regulate minority institutions. Now topic that we are going to discuss is state can regulate minority institutions. So अब ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जनवरी में ये जजमेंट आया था. एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि स्टेट के पास पावर है, दे कैन इंट्रोड्यूस a regulatory regime. Regulatory regime means they can introduce any rules and regulation in the interest of the nation so that they can provide a well education. They can provide well qualified teachers to the minority educational institutions. Is it clear? So minority educational institutions means either they are on a minority due to their linguistic or they are due to their area population. Is it clear? सो अब इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 30 क्या कहते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में उन्होंने कहा था कि ये वर्डिक्ट में कि ये जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, इट इज़ नाइदर एन एब्सोल्यूट एंड इट इज़ नॉर अबव द लॉ. सो द रेगुलेटरी लॉ शुड हाउएवर बैलेंस द ड्यूल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जो ये रेगुलेटरी लॉ है इसको ड्यूल ऑब्जेक्टिव है उसको बैलेंस करना पड़ेगा. सो अब ये जो ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट कि जो माइनॉरिटीज़ की राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना. सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्टिव्स. सो इसमें अब मैं दोबारा रिपीट करूँ जितना मैंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जनवरी में, दैट वाज फॉर द नेशनल इंटरेस्ट मेनली. तो वो क्या है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है अंडर आर्टिकल 30, तो उन्होंने कहा कि उनको हम वेल क्वालिफाइड टीचर्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन अचीव एक्सीलेंस इन द एजुकेशन. एंड द नेक्स्ट थिंग दे सेड दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द ड्यूल ऑब्जेक्टिव. ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो आपके कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड सेकेंड टू प्रोवाइड दी एक्सीलेंस इन दी एजुकेशन. इज इट क्लियर? सो ये जो जजमेंट थी इट केम ऑन द चैलेंज टू द वैलिडिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल मद्रास सर्विस कमेटी
कमीशन एक्ट ऑफ 2008। तो स्टेट एक्ट ने क्या मैंडेट किया था, दैट के जो टीचर्स को अपॉइंट करना है उसका प्रोसेस में एवरीथिंग दे विल लुक इन एडेड मद्रासाज रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस दैट वुड बी डन बाय द वेस्ट बंगाल मद्रास सर्विस कमीशन whose decision would be final and binding. Now what was the judgment of the Supreme Court? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो ये था कि जो मैनेजमेंट थी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की वो ये इग्नोर नहीं कर सकती हैं, जो उन्होंने कमीशन ने जो उन्हें उनका डिसीजन को वो इग्नोर नहीं कर सकती हैं इस रुझान से कि ये फंडामेंटल राइट है उनका आर्टिकल 30 में कि वो अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आर्टिकल 30 में क्या लिखा है कि माइनॉरिटी है दे कैन इस्टेब्लिश दे कैन एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। तो अपनी चॉइस के उस पर वो इनके रूल्स रेगुलेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो कोर्ट सेड की जो रेगुलेटरी लॉ है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि बैलेंस होना चाहिए ड्यूल ऑब्जेक्टिव में, और वो ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। नाउ TMA पाई फाउंडेशन केस वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस को रेफ़र किया था तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 31 है ये ना ही तो एब्सोल्यूट है ना ही ये लॉ के ऊपर है। Is it clear? So this was the topic regarding state can regulate minority institutions. So we have done with two topics in this session, that is transperson right to marry article 21, and the next was state can regulate minority institution. So they cannot, minorities cannot say कि article 31 के according 30 clause 1 के according nobody can interfere. They can establish and manage their own educational institutions. If state is doing something for the national interest, then they have to follow and the decision is binding on them. In the next session we are going to do with next topic, that is reservation in jobs. Thank you.